नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की विशाल प्राकृतिक संपदा की। ये कितनी अनमोल है, आज किन खतरों का सामना कर रही है और सबसे जरूरी, इसे बचाने के लिए हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा को एक सही सुर देने के लिए शुरुआत करते हैं एक पारंपरिक लेपचा लोकगीत से। देखिए, ये गीत कितनी खूबसूरती से प्रकृति, आत्मा और इंसान के रिश्ते को जोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति की जड़ें प्रकृति में कितनी गहरी हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत की इस अनमोल जैव विविधता की विशालता को समझने से। अब जब भी हम बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता की बात करते हैं ना, तो दो शब्द बार बार आते हैं। फ्लोरा मतलब किसी भी इलाके के सारे पेड़ पौधे, और फौना यानी उस इलाके के सभी जीव जंतु। ये दोनों ही मिलकर किसी जगह की बायोडायवर्सिटी बनाते हैं। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। पूरी दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं, उनमें से लगभग 8% यानी करीब 16 लाख प्रजातियां अकेले भारत में पाई जाती हैं। और सोचिए, ये तो सिर्फ वो प्रजातियां हैं जिन्हें हम अब तक खोज पाए हैं। लेकिन जैसा हर कीमती खजाने के साथ होता है, इस पर भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब हम बात करेंगे उस चुनौती की जो हमारे घटते जंगलों और वन्य जीवों के वजूद से जुड़ी है। इस गिरावट की कहानी को समझने के लिए बाघों की आबादी से बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। 20वीं सदी की शुरुआत में जहां हमारे देश में लगभग 55,000 बाघ थे, वहीं 1973 आते आते ये संख्या सिर्फ 1827 रह गई। ये जो आंकड़ा दिख रहा है ना, ये उस भयानक गिरावट को साफ साफ दिखाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? वजहें कई थीं। खाल और हड्डियों के व्यापार के लिए उनका अवैध शिकार, जंगलों का कटना जिससे उनका घर छिन गया, उनके शिकार यानी दूसरे जंगली जानवरों की संख्या में कमी, और बढ़ती हुई इंसानी आबादी का दबाव। अब जब संकट इतना बड़ा था तो सरकार को तो आगे आना ही था। चलिए देखते हैं कि इस दिशा में सरकारी स्तर पर क्या-क्या कदम उठाए गए। सरकार ने संरक्षण के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया। शुरुआत हुई 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के साथ। इसका मकसद था जानवरों के प्राकृतिक घरों को बचाना। ठीक इसके अगले ही साल 1973 में दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। फिर बात सिर्फ बड़े जानवरों तक नहीं रुकी। 80 के दशक में सैकड़ों तितलियों और कीटों को भी सुरक्षा दी गई, और 1991 में तो पहली बार पौधों की प्रजातियों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। अब जंगलों को बचाने के लिए उन्हें सही ढंग से मैनेज करना भी जरूरी था। इसीलिए उन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले हैं आरक्षित वन, जो सबसे कीमती माने जाते हैं। फिर आते हैं रक्षित वन, जो देश के कुल जंगलों का 1/3 हिस्सा हैं। और तीसरे हैं अवर्गीकृत वन, जो सरकारी और निजी दोनों हो सकते हैं। लेकिन कहानी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं है। सरकारी कोशिशों के साथ साथ एक और ताकत थी जो जमीन पर काम कर रही थी, और वो थी स्थानीय समुदायों की। ये दिखाता है कि संरक्षण सिर्फ ऊपर से नीचे आने वाला काम नहीं है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे मशहूर उदाहरण कौन सा है? बिल्कुल, चिपको आंदोलन। हिमालय के लोगों ने जब देखा कि उनके जंगल काटे जा रहे हैं, तो वो पेड़ों से चिपक गए, उन्हें गले लगा लिया। ये अहिंसक विरोध इतना ताकतवर था कि कटाई रोकनी पड़ी। ये सिर्फ एक आंदोलन की बात नहीं है। देखिए कैसे आम लोग कानून को अपनी ताकत बना सकते हैं। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में गांव वालों ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का ही हवाला देकर वहां हो रहे माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाई और उसे रुकवा दिया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समुदायों ने तो एक कदम और आगे बढ़कर काम किया। राजस्थान के अलवर में 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जंगल को भैरोदेव डाकवव सेंचुरी घोषित कर दिया और वन्यजीवों को बचाने के लिए अपने नियम खुद बनाए। भारत में ना संरक्षण का एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही खूबसूरत तरीका है जिसे कहते हैं पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स। ये असल में जंगल के वो हिस्से हैं जिन्हें स्थानीय लोग अपने देवी देवताओं को समर्पित कर देते हैं, और फिर धार्मिक आस्था की वजह से कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। यहाँ आस्था संरक्षण का सबसे मजबूत कवच बन जाती है। और इसके उदाहरण पूरे भारत में बिखरे हुए हैं। जैसे छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करती है। वहीं राजस्थान का बिश्नोई समाज तो काले हिरन, नील गाय और मोर को अपने परिवार का हिस्सा मानकर बचाता है। और उड़ीसा और बिहार में तो शादियों के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा की जाती है।
तो इन सब बातों से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये एक साझा जिम्मेदारी है। ये कोई एक तरफा कोशिश नहीं हो सकती। असल में सच्चा संरक्षण इन दो धाराओं का संगम है। एक तरफ सरकार के कार्यक्रम और दूसरी तरफ स्थानीय समुदायों की वो परंपराएं जो सदियों से प्रकृति की रक्षा करती आई हैं। हमारी इस अनमोल विरासत को बचाने के लिए इन दोनों का साथ चलना बेहद जरूरी है। और जाते जाते गौतम बुद्ध का एक गहरा विचार जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। पेड़ एक असीमित दयालु और उदार जीव है। ये उसे काटने वाले कुल्हाड़ी चलाने वाले को भी छाया देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति के प्रति हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है।